नमस्कार जनटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री बीडी कल्ला साहब। कल्ला साहब, आपका जनटी में बहुत बहुत स्वागत है। कल्ला साहब, राजनीति में लंबी पारी खेलने के बाद बीच में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे रहे, लेकिन एक बार फिर एक अवसर इस तरह का मिला आपको सेवा करने के लिए प्रदेश के। पहले कुछ चीजें हुई, एक लंबा आपका एक्सपीरियंस रहा, कुछ लेसन लिया आपने उनसे कि हाँ अब की बार मुझे कुछ ये करना है? देखिए, मेरा जो चुनाव क्षेत्र है वो डिलिमिटेशन के दौरान बदल गया था। उसके कारण से मुझे 2 बार चुनाव में पराजित होना पड़ा, लेकिन इस बार मैं शुरू से ही जनता से जुड़ा रहा और बीकानेर में पन्ना 20-20 दिन रहकर, और अभी पिछले 5-6 महीने पहले तमाम बीकानेर के वार्डों में एक एक वार्ड में घूमकर, और मैंने हर मकान वाले से पूछा मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। मैंने कहा नहीं, आपको ही लड़ना है और आपके साथ हैं हम। तो मैंने देखा इस बार लोगों को लग रहा है कि मैं चुनाव में जीत कर और बीकानेर का भला कर सकता हूं। तो मैंने मानस बना करके चुनाव लड़ा और मुझे बीकानेर की जनता ने जिताया। हमारी पार्टी ने, हालांकि मैं 2 बार पराजित हुआ था, इसके बावजूद भी मुझे टिकट दिया, रिलैक्स किया। उसके लिए मैं हाईकमान का और बीकानेर की जनता का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे चुनकर फिर से भेजा है। तो मैं न केवल बीकानेर बल्कि पूरे राजस्थान में जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है जलदाय विभाग की और ऊर्जा विभाग की तथा कला और संस्कृति मंत्रालय की, इन तमाम विभागों में मैं अपनी पूरी क्षमता और अनुभव के आधार पर राजस्थान के लोगों के जनहित के कार्य करूंगा। आपने सर ये लंबा एक्सपीरियंस है, कुछ बदलाव देख रहे हैं मतदाता के नजरिए में, जनता में? जनता की अपेक्षाएं बहुत बड़ी है और सब लोग चाहते हैं कि तत्काल काम हो, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा जो चुनाव घोषणा पत्र है, और चुनाव घोषणा पत्र में मेरे विभाग से संबंधित जो जो वायदे किए गए हैं उन वायदों को मैं तत्काल पूरा करवाने की कोशिश करूंगा। 2 बड़े मेजर डिपार्टमेंट आपके पास में, एनर्जी एंड पीएचईडी, और दोनों ही जनता से जुड़े हुए हैं। सरकार की प्रति जो जनता की अपेक्षाएं होती हैं वो दोनों डिपार्टमेंट आपके पास में हैं। तो क्या देखते हैं इनमें कि हाँ जनता की, क्योंकि आप प्रतिपक्ष में रहे हैं तो सब चीजों को आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि हाँ ये एनर्जी में और ये पीएचईडी में होना चाहिए। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो पहले करना चाहेंगे आप? हमारी सबसे पहले प्राथमिकता जो ये रहेगी कि पानी का उत्पादन बढ़ाया जाए, बिजली का जनरेशन बढ़ाया जाए, और दूसरी ओर जो ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं उनको कम किया जाए। एक क्वालिटी की बिजली दी जाए और समय पर बिजली दी जाए, पूरी मात्रा में बिजली दी जाए। पानी के संबंध में यह है कि जो पानी का अपव्यय हो रहा है, पानी की फिजूल खर्ची हो रही है, उसको रोका जाए। इसके उपाय करेंगे, और इसके साथ साथ जहां जहां पानी की समस्याएं आने वाली है, हमारे विभाग को पहले से आभास होता है, वहां के लिए कंटिंजेंसी प्लान बनाकर उन समस्याओं को हल करने के लिए पहले से ही उपाय किए जाएंगे। और सरफेस वाटर जो है उसका अधिक से अधिक दोहन करके हम राजस्थान के गांवों में, राजस्थान के शहरों में शुद्ध पेयजल देने की कोशिश करेंगे। पिछली सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिन्हें रेगुलर रखेंगे आप, या उनमें कोई खामियां दिखाई दे रही हैं जिन्हें दुरुस्त करेंगे? देखिए, जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को हम चलने देंगे, और जो योजनाएं केवल मात्र उन्होंने कागजी कार्रवाई करके और केवल कह दिया हम ये योजनाएं बना रहे हैं, जो है नहीं, उनकी हम निश्चित रूप से उन योजनाओं के बारे में जो जनहित की होंगी और जो जनता से संबंधित होंगी उसको रिव्यू करके और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऊर्जा विभाग में काफी बड़ा एक ये कहें कि कर्ज जबरदस्त है, और 60,000 करोड़ रुपए उदय योजना के तहत वसुंधरा जी ने सरकार के उस खाते में लिए थे। तो इससे कुछ बेनिफिट होगा? ये बात जो है आप सब जानते भी हैं कि कंपनियां वर्षों से घाटे में चल रही है, तो उनकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के भी उपाय किए जाएंगे। एक वसुंधरा जी के टाइम पे एक उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि जो स्टोर्स हैं उनकी ऑडिट होनी चाहिए। कांग्रेस ने भी इस मामले को उठाया था कि भाई इनका सिस्टम क्या है, इतना माल आ रहा है फिर जा कहां रहा है। लेकिन उन्होंने, उनके जो मंत्री थे, रिमाइंडर भी कई दिए स्टोर्स के लिए, लेकिन हो नहीं पाई। तो वास्तव में प्राथमिकता में इनकी स्टोर्स की जांच होनी चाहिए।
ये बात सही है कि ये जो स्टोर में सामान आया उसका कंजम्पशन कहाँ हुआ है, इसका लेखा जोखा तो रहना ही चाहिए और समय समय पर इसकी समीक्षा ऑडिटिंग हो रही है, होती रही है और पिछले वर्षों में उल्टी ढिलाई रही। तो हम लोग पूरी चौकसी रखेंगे कि जो भी सामान स्टोर में आए उसका सदुपयोग हो और कोई भी फालतू का सामान नहीं खरीद। दो बड़ी चुनौतियां होती हैं सर एनर्जी डिपार्टमेंट में। एक तो वीसीआर, क्योंकि वीसीआर लगता है डिपार्टमेंट को कि हाँ गलत हो रहा है, कोई चोरी कर रहा है बिजली तो वीसीआर भरते हैं। और दूसरी छीजत, क्योंकि छीजत का पैसा दूसरे के उस पर पड़ रहा है। तो ये दोनों एक बड़ी चुनौतियां होंगी आपके सामने, क्योंकि इस पे पॉलिटिकल प्रेशर है, छीजत माफ करिएगा वीसीआर पे, क्यों ये कहा जाता है अक्सर एमएलए को कि नहीं साहब इसको खत्म करिए, और पॉलिटिकल प्रेशर में सरकार इसको विड्रॉ भी कर रही पिछली बार। तो ये दो चैलेंज आपके सामने एनर्जी डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपने कहा है कि इसके रेवेन्यू लॉसेस कैसे कम किए जा सकते हैं, वो देखने की बात होगी। देखिए, वीसीआर और छीजत के बारे में जो आपने मुद्दे उठाए, उन मुद्दों को हम सीरियसली लेते हैं और इसको मैं आज ही 5:15 बजे अपने डिपार्टमेंट की समीक्षा कर रहा हूं और पूरे डिपार्टमेंट के लोग मुझे अपना जो जो काम उन्होंने अब तक किया है उसको दिखाएंगे। मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि ट्रांसमिशन लॉसेस को कम किया जाए और वीसीआर से संबंधित भी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की समीक्षा करके हम कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे कंज्यूमर्स को भी नुकसान नहीं हो और विभाग को भी नुकसान नहीं। अपने होम प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, पिछली बार पीपीपी मोड पे दूसरी कंपनियों देने की बात थी, कांग्रेस ने काफी विरोध किया था, तो इस पे कुछ करेंगे आप लोगों की खुद चलाएं? मैंने आज बताया ना कि मैं देखूंगा कि उन कंपनियों समीक्षा करेंगे पहले आप उसकी समीक्षा करके देखेंगे कि वो कब तक का वो समझौता करके गए, समझौते वो कैसे क्या किया जाए, पूरी समीक्षा करूंगा। जी, एक दूसरा प्राइवेट कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन का और पूरा जो दिया है कुछ सिटीज को, उसका विरोध था आप लोगों का, तो सिटीज को रेगुलर रखेंगे प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से उनका संचालन? मैंने कहा ना पूरे सिस्टम को पहले मैं समझ लूं, समझ के उसके बाद में उन्होंने कितने वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है जी। क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी को आपने इतनी लंबी अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है तो उसको हम क्या उसको रिव्यू करने का अधिकार रखते हैं, क्या करते हैं, ये सब देख करके आगे निर्णय करें। जी, पीएचईडी की बात करें तो मेजर क्या लग रहा है आपको पानी के लिए? देखिए, कुछ जगह जैसे दौसा में प्रॉब्लम है, बांदीकुई में प्रॉब्लम है, इसी तरीके से आपके कुछ शहरों में भी पानी की समस्या का समाधान करना है, जैसे ब्यावर है, अजमेर है, बीसलपुर से संबंधित जो गांव और शहर है वहां बीसलपुर डैम में पानी की आवक कम होने से हमारे को इन सब जगहों के लिए कंटिजेंसी प्लान बनाना है ताकि आने वाले वक्त में बरसात से पहले पहले पेयजल की कोई किल्लत नहीं रहे। जी, क्योंकि पानी एक बड़ा चुनौती हो गया आपके सामने और हमेशा बिजली और पानी दोनों को लेकर के कोई भी राजनीतिक दल हो, आंदोलन की पहली कड़ी यही होती है कि बिजली पानी दे न सके वो सरकार ने कमी। आप लोगों ने भी खूब नारे लगाए हैं, तो वो एक बड़ा चैलेंज आपके कंधों पे रहेगा। देखिए, हम बहुत शीघ्र जो है विभाग के माध्यम से और हमारी कंपनियों के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि किसानों को समय पर बिजली मिले, आम शहरी उपभोक्ताओं को, उद्योगों को, सबको बिजली मिले। बिजली के मामले में धीरे धीरे सरप्लस होने जा रहे हैं। हमारा आने वाला जो समय जनरेशन हुआ, आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा बिजली का जनरेशन हुआ, तो बिजली हमारे पास उपलब्ध होगी तो हम किसानों को भी उपलब्ध कराएंगे, शहरों को भी उपलब्ध कराएंगे और पेयजल के लिए सबसे पहले हम बिजली उपलब्ध कराएंगे क्योंकि ये हमारी सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। तो मैं समझता हूं दोनों डिपार्टमेंट में तालमेल करते हुए आने वाले समय में बिजली और पानी की समस्या नहीं रहे ऐसे उपाय करेंगे। तो कल्ला साहब के साथ एक मुलाकात जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के मंत्री बीडी कल्ला साहब। कल्ला साहब, कुछ पीएचईडी की जो योजनाएं हैं उसमें
खासकर फ्लोराइड एरिया जो है वहां पे पीने के पानी की प्यूरिफाई वाटर्स के लिए एक बड़ी समस्या। आपके बीकानेर इसके लिए काफी वो जाना जाता है, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जहां नहरी क्षेत्र से पानी आता है। बीच में कहा जाता था कि पूरा जहरीला पानी आ रहा है। मानवता के नाते भी इस और आपकी तो मेरे ख्याल में काफी समस्या, क्योंकि वहां के रहने वाले हैं, इनको कैसे निजात दिलाएंगे? देखिए, इसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत जो राजस्थान फीडर नहर है, उस राजस्थान फीडर नहर में कई बार केमिकल्स मिला दिए जाते हैं और भी कोई छोटे मोटे पानी और इंडस्ट्रियल वेस्टेज का पानी आ जाता है। उससे ये प्रॉब्लम है। मैं इंदिरा गांधी नहर मंत्री जी से बातचीत करके उनसे ये कहूंगा कि वो उस एरिया का दौरा करें और जो भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज अथवा कोई गंदा पानी उसमें जहां नहर में मिक्स हो रहा है उसको नहीं मिक्स होने दें। इसके लिए संबंधित सरकारों से भी उनको बात करनी पड़े तो वो कम से कम इंदिरा गांधी नहर का शुद्ध जल इस एरिया में आ सके। वैसे हमने फिल्टर प्लांट वगैरह भी जगह जगह लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कहीं कोई बीच में औद्योगिक क्षेत्रों का जो गंदा पानी है या जो वेस्ट पानी है वो उसमें आकर न मिले, दूषित पानी नहीं मिले, जिसके कारण से वहां लोगों को जो नुकसान होता है वो नुकसान ना हो। जी, कुछ इस तरह के हैं पुरानी जो योजनाएं हैं वर्षों से लंबित पड़ी हुई हैं। कहा यह जाता है कि आपके वक्त की योजनाएं हैं, पिछली सरकार ने लिंगर उनकी और पिछली सरकार की योजनाएं तो आप लोग, लेकिन एक रास्ता निकले क्योंकि पैसा विभाग का है, जनता का है, तो ये कैसे एक पटरी पे बैठेगा सिस्टम? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हम लोग तो कोई भी योजना जो चल रही है उसको रोकेंगे नहीं जी, और जो योजनाएं केवल उन्होंने कागजों में रखी, जुमले में रखी है, उन योजनाओं को तो हम अपने तरीके से बनाएंगे। कांग्रेस ने बड़ा मामला उठाया था विधानसभा सेशन के दौरान भी कि करप्शन का इश्यू था और काफी आपके साथी मंत्री भी बन गए, उन्होंने विधानसभा में दिया तो उन्होंने कहा मैं प्रूफ के साथ भी कह सकता हूं कि ये करप्शन हो। तो ऐसे कुछ इश्यूज होंगे तो जांच करवाएंगे उनकी? निश्चित रूप से हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो निष्ठावान और जो कार्य में विश्वास, वर्क कल्चर में विश्वास रखते हैं, ईमानदार लोग हैं और जो गोश्त डिलीवर कर सकते हैं, ऐसे अफसरों को हम प्राथमिकता देंगे और उनको निश्चित रूप से उनके अनुभव का और उनके जो क्षमताओं का पूरा दोहन करते हुए हम अच्छे से अच्छा काम करवाने की कोशिश करें। जी, कला संस्कृति भी आपके पास में है और राजस्थान में स्कोप काफी है। आपको लगता है कि इस डिपार्टमेंट बना हुआ है, आपके मंत्री भी हमेशा रहता है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के लिए जो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर गांव, हर कस्बा, हर शहर काफी कुछ देखने को मिल सकता है और कई राज्यों की तो इकोनॉमी इसी पे टिकी हुई है, तो हमारे क्या कहां कमी रह रही है इसमें? देखिए, हमारे यहाँ जो भाषा अकादमी है पिछली सरकार ने कई महीनों तक, कई वर्षों तक गठन ही नहीं किया। हम जल्दी से जल्दी इनका गठन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन अकादमियों के माध्यम से भाषा और साहित्य का सृजन हो और जो अच्छा साहित्य सृजन कर रहे हैं उनका मान सम्मान बढ़े। और जहां तक राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है, मुझे याद है कि हमने अपने वक्त में इस अकादमी को बनाया था, लेकिन वो अकादमी आधी अधूरी है। आज भी केवल भाषा और साहित्य के लिए काम करती है और कई बार 2-2, 3-3 वर्ष तक अकादमी का अध्यक्ष न होने से अथवा सेक्रेटरी नहीं होने से उसका काम अधूरा पड़ा रहता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसको हम संस्कृति एकेडमी के रूप में भी डेवलप करें ताकि राजस्थानी कल्चर है उसको संरक्षित किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी सुना है कि कुछ ऐड भी आती है, लेकिन कहां हमारी कमजोरी, पैसा भी नहीं उठा पा रहे हैं पूरा। देखिए, अभी मैंने कल ही इस विभाग की समीक्षा की थी, जरूरत है इस और ध्यान देने की। अभी हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को अधिक से अधिक राजस्थान में लाने का प्रयास करेंगे। आपको याद होगा, मैं जब राज्य मंत्री इस विभाग का हुआ करता था, शिवचंद जी माथुर इस समय राजस्थान के सीएम थे, तो मैंने जैसलमेर, पाली और हवामहल ये 3 म्यूजियम बनाए थे। हमारे पास कोई बजट नहीं था, हमने केवल, हमारे पास भवन उपलब्ध थे, उन भवनों में हमारे पास जो अलग अलग म्यूजियम्स में सामान तालों में बंद था उसको हमने म्यूजियम में लाके खड़ा कर दिया और बिना किसी वित्तीय संसाधन के हमारे पास जो नॉन प्लान का पैसा था उस नॉन प्लान के फंड को यूटिलाइज करते हुए बहुत सस्ते में ये 3 म्यूजियम बनाए जो आज भी राजस्थान की धरोहर है। राजस्थान के कुछ कलाकारों का यह आरोप रहा, पिछले पूरे 5 साल तक आंदोलन की राह भी पकड़नी पड़ी। जवाहर कला केंद्र,
जो एक बड़ा प्लेटफॉर्म आर्ट एंड कल्चर के लिए है, वहां प्राइवेट बॉडी को बैठाने की वजह से ये भी आरोप लगा उन्होंने अपनी मनमानी चलाई और कलाकारों को काफी उपेक्षित किया उससे। तो कुछ वापस उसको पटरी पे लाएंगे? निश्चित रूप से जो हमारी अकादमियां है उसमें जो भाषा विशेषज्ञ है, चाहे भाषा के विद्वान है, उनकी जगह उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की थी। हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी अकादमियों के अध्यक्ष नियुक्त हो वो साहित्य से जुड़े हुए हैं, जो भाषा से जुड़े हुए लोग हों, ऐसे लोगों को, विषय विशेषज्ञों को प्राथमिकता देंगे। जी, पार्लियामेंट सामने चुनौती है कांग्रेस के, क्योंकि आप तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, सीएलपी लीडर भी रहे हैं, लंबा अनुभव मिनिस्ट्री का भी रहा है, तो किस तरह से देखते हैं इसे पार्लियामेंट? देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा 25 का लक्ष्य होना चाहिए जी। उसका कारण ये है कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जब बनी है, जैसे 2008 में आपने देखा होगा हमारी सरकार बनी थी और उस समय विधायक अभी से कम आए थे, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हमारी 20 सीटें आ गई थी, बल्कि 21 सीटें आई होंगी उस समय। लेकिन अब हमारी सीटें ज्यादा आई है और जब राजस्थान में चुनाव कांग्रेस के पक्ष में गया, यहाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो तमाम राजस्थान के लोग ये चाहेंगे कि हमारे कांग्रेस के एमपी बने, ताकि वो हमारी आवाज लोकसभा में उठा सके। केंद्र राज्य में दोनों में तालमेल रहेगा तो बहुत अच्छी सरकार काम कर पाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान के लोग 25 की 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। एक साहब, क्योंकि आपसे मैं सवाल इस वजह से पूछ रहा हूं, काफी एक एक्सपीरियंस होल्डर आप में हैं, सरकार आ रही है जा रही है, 1993 से ये सिलसिला चल रहा है, क्या वास्तव में लगता है कि हर पार्टी के सामने चैलेंज है, कोई भी हो सरकार की से, लेकिन रेगुलर नहीं रह पा रही? वो तो देखिए, डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही है और लोग देखते हैं कि भाई इस सरकार ने जो कोई काम किए है, शायद नई सरकार है जो बहुत अच्छा काम करेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी इस साल कांग्रेस को जो जिताया गया है, तो उससे उनको ये महसूस हो रहा है कि पिछली सरकार ने काम नहीं किया, लोगों से मिली नहीं, सरकार महलों में बैठी रहती थी, बीकानेर में आए तो गजमेर पैलेस, लालगढ़ पैलेस। और हमारे राजस्थान के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री अब तक रहे हैं, वर्तमान में जो है, वे सर्वसुलभ हैं। आपने देखा होगा हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद उनके मंत्री तक नहीं मिलते थे, हम सबसे मिल रहे हैं। तो जो जनता के बीच में और सरकार के बीच में कम्युनिकेशन गैप था, संवाद की कमी थी, वो संवाद वापस कायम हो गया है। संप्रेषण जनता का और सरकार का बराबर चल रहा है, तो इसके अच्छे परिणाम आएंगे। जनता की कमियां, जनता जो है सरकार की कमियों को हमारे सामने रखेगी, अपनी मांगों को हमारे सामने रखेगी, उसको ध्यान में रखते हुए हम ऐसे एक्शन लेंगे कि महात्मा गांधी जी ने जैसा कहा था, एक गरीब को ध्यान में रखकर अपना फैसला करें। यदि आपका फैसला गरीब के हक में है तो उस पर दस्तखत कर दो, और ये लगे कि गरीब के विरोध में जा रहा है तो उसको रोक दो। तो इस सिद्धांत पर हम जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियसनेस के आधार पर फैसले करेंगे और जनता के हित में करेंगे। और जो जनता के और सरकार के बीच में जो एक संवाद टूट गया था, उस संवाद को कायम रखेंगे। हमने बहुत अच्छी बात कही। एक मुझे जो लगता है कि मिनिस्टर्स को भी कायदे से देखना चाहिए कि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है उनके पास में। अब वो हर आदमी कोशिश तो यही करता होगा कि संतुष्ट पब्लिक को कर सके, कार्यकर्ता को कर सके, लेकिन जब भी पार्टी के हारने का आंकड़ा आता है उसमें करीब 80% मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ता है। तो क्या वास्तव में कार्यकर्ता या जनता के बीच एक संवाद का अभाव रहा? कारण क्या है ये? देखिए, मैं तो जब मंत्री रहा हूं, चुनाव जीता हूं जी। मैं 80 में पहला चुनाव जीता, 85 में मंत्री बनकर चुनाव लड़ा, मैं चुनाव जीता। उसके बाद में 90 में चुनाव हुआ, मैं मंत्री था, चुनाव जीता। अब 90 का जब मैं चुनाव जीता तो हमारी सरकार नहीं बनी थी। फिर 93 के चुनाव में विपक्ष में रहकर चुनाव लड़ा था, तो वो चुनाव में हार गया था। उसके बाद 98 का चुनाव में लड़ा, चुनाव जीता। 2003 में मंत्री के रूप में चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। और मैं फिर विपक्ष में रहा, विपक्ष का नेता रहा। तो मैं तो जब मंत्री रहा हूं, चुनाव जीता हूं। मैं विपक्ष में रहने पर ही चुनाव आ रहा हूं। नहीं, आपके एक्सपीरियंस की वजह से कहीं कोई गैप रहता है कि वर्क डिस्पोजल नहीं है, कोई तो वजह रहती होगी। देखिए, मंत्री कोई भी आदमी बनता है तो उससे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। और लोकतंत्र में आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसकी सीमा में रहते हुए वो जो कर सकता है करने की कोशिश करता है, और हो सकता है कई बार उनकी अपेक्षाओं पे
वो काम करना चाहते हुए भी उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता। लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने गुड्स डिलीवर किया और लोगों ने मुझे मंत्री के रूप में वापस चुना। तो मैं अपने सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं कि वे जनहित के काम करते रहें और जैसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो सिद्धांत बनाया था, गरीब को सामने रखकर फैसले करेंगे और जनता से निरंतर जनसंपर्क बनाए रखेंगे तो वो मंत्री नहीं हारेंगे और वो विधायक भी नहीं हारेंगे। एक दोहरी चुनौती है सर आपके सामने। आपने कहा कि बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ये क्षेत्र थोड़ा सा इसका वो हो गया, पहले जैसे था, और दूसरा मंत्री भी आप, क्योंकि पूरे प्रदेश का जिम्मा भी और बीकानेर में अपनी पैठ भी बनाए रखना, ये दोहरी चुनौती, इसे कैसे मैनेज करेंगे? उसको प्रबंध कौशल से कर लेंगे। मतलब जैसे बीकानेर में छुट्टियां, यहां कोई काम नहीं हो और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाल आएंगे, और जब काम नहीं होगा तो बीकानेर में जाएंगे और काम होगा तो यहाँ जयपुर में जाके काम करेंगे। तो दोनों में जो समय का संतुलन और प्रबंधकीय कौशल रखते हुए, अपने अनुभव को ध्यान में रखते हुए हम बराबर बैलेंस रखेंगे, संतुलन बनाए रखेंगे। तो चलिए, कल्ला साहब की ये नई सरकार में पहली मुलाकात हमारे साथ में रही और काफी एक्सपीरियंस हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सीएलपी लीडर रहे हैं, एक लंबा हाउस का एक्सपीरियंस रहा है कल्ला जी को, और ये कहा जा सकता है कि मिलनसार सहजता के साथ। यही बड़ी वजह है कि आप तो नहीं देख पा रहे, लेकिन हम सुबह से देख रहे हैं कि इनके कमरे में लगातार कितनी भीड़, लोगों से मिलना जुलना, ये इनका सहज भाव और लोगों को मिलनसार है। और हम शुभकामना देंगे जन टीवी की ओर से कि कल्ला साहब जरूर प्रदेश की सेवा के लिए इन्हें मौका मिला है और उस पर खरे उतरें। तो चलिए, एक मुलाकात में कल्ला साहब के साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।